नमस्कार। आइए आज एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर चलते हैं और बहुत गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ चुनाव जीतने या हारने की कहानी नहीं है, ये इस बात को समझने की कोशिश है कि शासन का रास्ता असल में जनता की जरूरतों के बीच से होकर कैसे गुजरता है। आज हम राजस्थान के लूनी विधानसभा क्षेत्र के चुनावी ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि किसी भी चुनावी क्षेत्र का सही मायनों में नेतृत्व करने के लिए आखिर क्या चाहिए? क्या ये बस वोटों का एक गणित है, या फिर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोई ठोस रणनीति? देखिए, इसकी शुरुआत होती है जमीन की और वहां रहने वाले लोगों की आवाज को सुनने से, क्योंकि कोई भी असरदार शासन वहीं से शुरू होता है जहां जनता की असली जरूरतों को, उनकी तकलीफों को समझा जाता है। तो चलिए अब सीधे लूनी की बात करते हैं, वहां की जमीनी हकीकत को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहां के लोगों का असली जनादेश, उनकी असली मांग क्या है। ये है लूनी, जोधपुर जिले का एक बहुत ही अहम हिस्सा। राजस्थान की राजनीति में आप कह सकते हैं ये हमेशा से एक क्लासिक चुनावी मैदान रहा है, एक ऐसा रणक्षेत्र जहां मुकाबला हमेशा हमेशा ही कड़ा होता है। जब हम लोगों की परेशानियों को, उनकी समस्याओं को 1 से 5 के पैमाने पर नापते हैं, तो एक मुद्दा ऐसा है जो 5 में से 5 की रेटिंग के साथ सबसे ऊपर आता है। ये लूनी की सबसे बड़ी, सबसे गंभीर और सबसे जरूरी समस्या है। और वो सबसे पहली और सबसे जरूरी पुकार है पानी की। आप समझिए, इस शुष्क इलाके में पानी सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। हर घर की, हर खेत की बस यही एक कहानी है। पानी के ठीक बाद 4 की तीव्रता वाले कुछ और मुद्दे आते हैं। ये वो मुद्दे हैं जो यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक बहस की दिशा तय करते हैं, और ये भी उतने ही अहम हैं। इसमें सबसे पहले है कृषि संकट, फिर बेरोजगारी और एक बहुत ही गहरा विश्वास का संकट। तो ये सिर्फ पानी की कमी का मामला नहीं है, बल्कि ये आर्थिक और सामाजिक तनाव का एक पूरा ताना बाना है जो लोगों को अंदर से परेशान कर रहा है। और विश्वास का संकट ये दिखाता है कि लोगों को अब लगने लगा है कि उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही है। अब जरा इस वोटर ग्रीवियंस हीट मैप पर गौर कीजिए। ये तस्वीर बिल्कुल साफ कर देता है। पानी की कमी देखिए, 5 की रेटिंग के साथ सबसे ऊपर है। उसके ठीक नीचे कृषि संकट, बेरोजगारी और विश्वास का संकट, ये सब 4 की रेटिंग पर हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, यही किसी भी आने वाले नेता के लिए असली जनादेश हैं। जनता इन्हीं समस्याओं का समाधान सबसे पहले चाहती है। अच्छा, लोगों की आवाज को समझने के बाद अब जरा इस क्षेत्र के चुनावी डीएनए को देखते हैं। पिछले 30 सालों का इतिहास, पिछले 30 सालों के आंकड़े हमें क्या बताते हैं? सबसे पहली बात, लूनी एक स्विंग सीट है। अब स्विंग सीट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि यहां का विजेता, यहां का विधायक अक्सर पार्टियों के बीच बदलता रहता है। ये साफ दिखाता है कि यहां के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं और मुकाबला हमेशा खुला रहता है। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1993 से लेकर 2023 तक सत्ता बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक पेंडुलम की तरह झूलती रही है। एक बार बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर कांग्रेस, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस और फिर बीजेपी। साफ है, यहां कोई भी पार्टी अपनी पकड़ लंबे समय तक नहीं बना पाई है। और ये ट्रेंड मैट्रिक्स हमें और भी गहरी जानकारी देता है। आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों मुख्य पार्टियों के वोट शेयर में लगातार उतार चढ़ाव आया है। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, वोटर टर्नआउट। ये लगातार 70 से 76% के बीच रहा है। इसका सीधा मतलब है कि लूनी के लोग अपने वोट की ताकत को समझते हैं और उसका इस्तेमाल करने में बहुत सक्रिय रहते हैं। तो चलिए अब सबसे हाल के चुनाव यानी 2023 के नतीजों का पोस्टमार्टम करते हैं। उस चुनाव के फैसले के पीछे के असली कारण क्या थे? ये बार चार्ट 2023 का नतीजा बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। बीजेपी को मिले 50.59% वोट, जबकि कांग्रेस को 40.48% और लगभग 9% वोट दूसरी पार्टियों को गए, जैसे आरएलटीपी। तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत ही निर्णायक जीत थी। जीत और हार का अंतर था 10.11%। राजनीति में इसी अंतर को समझना और फिर इस खाई को पाटना ही असली चुनौती होती है। और ये सिर्फ वोटों से नहीं होता, ये लोगों का विश्वास जीतकर होता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव ही इसी पर टिकी है कि हर वोटर की गरिमा का सम्मान हो और मुद्दों पर एक सूचित सार्वजनिक बहस हो। यही वो ताकत है जो आम नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को उनकी असली समस्याओं के लिए जवाबदेह ठहराने का मौका देती है।
तो अब हम पुराने आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और मैदान में मौजूद मुख्य राजनीतिक ताकतों की मजबूती और कमजोरियों का एक रणनीतिक मूल्यांकन करते हैं। यहाँ दोनों पार्टियों की रणनीतिक स्थिति का एक तुलनात्मक विश्लेषण है। एक तरफ कांग्रेस है, जिसकी ताकत उसका वंशानुगत प्रभाव और मजबूत बिश्नोई नेटवर्क है, लेकिन फंडिंग की कमी और डिजिटल पहुंच में वो काफी पीछे है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसकी ताकत है सत्ता में होना, एक मजबूत और फंडेड कैडर और हाल का बड़ा वोट शेयर, लेकिन उन्हें सत्ता विरोधी लहर और अधूरे वादों से खतरा भी है। तो अगले चुनाव का नतीजा इन 5 मुख्य मोर्चों पर तय होगा। उम्मीदवार का अपना ब्रांड और उसकी विरासत, संगठन और केडर की जमीनी ताकत, सहयोगियों की भूमिका खासकर बीएसपी और आरएलटीपी, युवाओं और पहली बार वोट डालने वालों को साथ लाना, और आखिर में डिजिटल और मीडिया का प्रभाव। चलिए, विश्लेषण बहुत हुआ, अब समाधान की बात करते हैं। एक साफ और कार्रवाई के लायक योजना क्या हो सकती है? रणनीति को जमीन पर आखिर उतारा कैसे जाए? इसे हम एक चतुर्मुख सिद्धांत या चौतरफा रणनीति कह सकते हैं, जिसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला है चुनावी फोकस, यानी एक बड़ा और मजबूत गठबंधन बनाना। दूसरा है संगठनात्मक फोकस, यानी जमीनी स्तर पर बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करना। तीसरा नैरेटिव फोकस, यानी सिर्फ स्थानीय मुद्दों और लोगों की आवाज पर ही जोर देना। और चौथा है संसाधन फोकस, यानी अपना समय और संसाधन उन इलाकों में लगाना जहां जीत हार का फैसला बहुत कम वोटों से होता है। और इस पूरी की पूरी रणनीति का जो सार है वो इस एक नारे में छिपा है: पानी, रोजगार, सम्मान। ये सीधा उन 3 सबसे बड़ी समस्याओं पर चोट करता है जिन्हें हमने इस विश्लेषण की शुरुआत में पहचाना था। ये नारा नहीं, ये लोगों की सीधी आवाज है। इससे लागू करने के लिए ये एक 90 दिन की विन बैक स्ट्रैटेजी है। चुनाव से 90 दिन पहले गठबंधन और जमीनी काम शुरू करना होगा। 60 दिन पहले सही मैसेजिंग और कैडर को ताकत देनी होगी। 30 दिन पहले अभियान को अपने चरम पर पहुंचाना होगा और आखिरी दिन ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका हर एक समर्थक वोट डालने जरूर पहुंचे। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण से मिले सबक के आधार पर उम्मीदवार और पार्टी के बड़े नेतृत्व के लिए कुछ साफ और अंतिम सिफारिशें। उम्मीदवार के लिए 2 काम सबसे जरूरी हैं। जमीनी स्तर पर लोगों से अपना जुड़ाव और गहरा करें और सार्वजनिक तौर पर एक ठोस पानी की योजना को लेकर आवाज उठाएं। और हाईकमांड के लिए इस सीट के लिए अतिरिक्त फंड दें, डेटा एनालिटिक्स से मदद करें और गठबंधन को जमीन पर एकजुट करना सुनिश्चित करें। यहां एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि आज के दौर में जब डेटा का इस्तेमाल होता है तो डेटा की गोपनीयता और वोटर की सहमति सबसे ऊपर होनी चाहिए। भारत के कानूनी ढांचे के तहत वोटर की जानकारी उसकी अपनी संपत्ति है। सही जुड़ाव विश्वास पर बनता है और विश्वास पारदर्शिता से ही आता है। तो आखिर में वही सवाल फिर से सामने आता है, एक सच्चा जनादेश असल में कैसे हासिल किया जाता है? और इसका जवाब है आंकड़ों को सम्मान में बदलकर और अपनी समझ को कार्यवाही में बदलकर। जब डेटा सिर्फ नंबर नहीं रहता बल्कि लोगों की गरिमा बढ़ाने का एक जरिया बन जाता है, तभी एक सच्चा जनादेश हासिल होता है।